तीन जादुई लहंगा। मायापुरी गांव में स्वर्णा, शुगना और रचना नाम की तीन बहनें संग रहा करती थीं। उनके स्वभाव में जमीन आसमान जितना फर्क था। जहां स्वर्णा एकदम शांत स्वभाव की थी, वहीं रचना एकदम घमंडी और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसी का रुझान शुगना में भी शामिल था। तीनों बहनें बेहद छोटी ही थीं जब उनकी मां इंदिरा का एक गंभीर बीमारी के कारणवश स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता गिरिधारी ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, जिसमें उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी झोंक दी, मगर इंदिरा को बचा नहीं पाया। पत्नी की मृत्यु के शोक में गिरिधारी ने भी बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में घर बार की जिम्मेदारी बड़ी बहन स्वर्णा के सिर पर आ पड़ी। वो छोटा मोटा कामकाज करके बीमार पिता और बहनों की भूख मिटाने का बंदोबस्त करती थी। एक सांझ गिरिधारी की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। अरे स्वर्णा बिटिया, अरे भाई मेरे पास आ जाया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। स्वर्णा की आंखों में लबालब आंसू भरा हुआ था। वो सिसकते हुए कहती है, पिताजी कुछ नहीं होगा आपको। गहरी सांस भरिए पिताजी, गहरी सांस भरिए। मेरा बुलावा आ गया है, मगर जाने से पहले एक रहस्य तुझसे साझा करते जा रहा हूँ। तुम तीनों सालों से मुझसे पूछती आ रही हो ना कि उस संदूक में क्या खास है। दरअसल उसके भीतर तुम्हारी माँ के लाल, गुलाबी और सुनहरे रंग का 3 दुल्हन लहंगे हैं, जो तुम्हारी माँ को भेंट में मिला था। तुम्हारी माँ ने मरते दफा मुझे ये कहा था कि मैं उन तीनों लहंगों को तुम बहनों में बंटवारा कर दूं। स्वर्णा, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर गिरधारी दम तोड़ देता है। पिता की मौत से स्वर्णा को गहरा सदमा पहुंचता है। 2 दिन बाद पिताजी ने जाते समय इस संदूक में बंद लहंगे का जिक्र किया था। स्वर्णा जैसे ही संदूक खोलती है, तीनों लहंगों की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगती है। स्वर्णा तीनों लहंगों को सीने से लगाकर उनका बखान करती हुई कहती है, वो कितनी सुंदर बेला रही होगी ना शगना, रचना, जब ये लहंगे माँ ने ब्याह में पहने होंगे। जरूर माँ ने शादी के रोज ही लाल जोड़ा ही या फिर ये गुलाबी लहंगा पहना होगा। स्वर्णा अपनी दोनों बहनों को निहारते हुए कहती है, अरे क्या बात है, तुमको ये लहंगे देखकर खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने जैसा है ही क्या? आज के नए जमाने में भला इन फीके पुराने लहंगों को कौन पूछता है? जिस हिसाब से पिताजी ने इन लहंगों के प्रति प्रसंग जताया था, मैंने तो सोचा जरूर इसमें हीरे मोती जड़े होंगे, मगर सारी आशा निराशा में बदल गई। स्वर्णा उन तीनों बहनों को सीने से समेटे अपनी माँ को याद करती हुई आंसू बहाती है। जैसे उसके आंसू की बूंद उन लहंगों पर पड़ती है, एक तेज चमक घर को चकाचौंध करती हुई उन तीनों लहंगों में समा जाती है, जिसके साथ वो तीनों लहंगे सोने, चांदी और हीरे के लहंगे में बदल जाते हैं और एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, स्वर्णा। माँ, ये आपके स्वर है ना? हाँ स्वर्णा, ये मैं हूँ। अब से ये 3 लहंगे साधारण नहीं, बल्कि जादुई सोने, चांदी और हीरे के जादुई लहंगे में बदल चुके हैं। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, ये जादुई लहंगे उसे पूरा करेंगे। ये सुनकर स्वर्णा की दोनों बहनों के भीतर घनघोर लालच समा जाता है। दोनों झट से 2 लहंगों को चुनकर कहती हैं, ये सुनहरा सोने का लहंगा मेरा हुआ और ये हीरे वाला लहंगा मेरा। बाकी ये चांदी वाला लहंगा तुम रखो स्वर्णा, ये तुम भरी सुंदर लगेगा। रचना और शुगना अपने जादुई लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर कहती हैं, हीरे तो एकदम शीशे के जैसे चमक रहे हैं, मेरा रूप मगर अभी कुछ अधूरा है। गहने के बिना लहंगा कुछ ज्यादा नहीं जच रहा। क्यों ना हम अपने जादुई लहंगे से कुछ मांग कर देखें, हमको इस लहंगे का पुख्ता प्रमाण भी पता चल जाएगा। ए मेरे जादुई सोने के सुनहरे लहंगे, जल्दी से मुझे सोने के सुंदर गहने दो। मेरे हीरे के लहंगे, जल्दी से मुझे भी हीरो का हार और सर का सुंदर ताज दे। दोनों जादुई लहंगे एक साथ चमक उठते हैं। सोने का लहंगा शुगना को ढेर सारे सोने के जेवर देता है और हीरे का लहंगा रचना को चमचमाता हीरे का हार और ताज मुहैया कराता है, जिसे दोनों बहनें अपनी साज सजावट करने लग जाती हैं। मगर स्वर्णा उन दोनों को एकटक निहार रही थी। ये देखकर रचना कहती है, स्वर्णा, हमारे जादुई लहंगे तो ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो?
लगता है शायद तुम अपनी जादुई चांदी के लहंगे से संतुष्ट नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं अपनी जादुई लहंगे को पाकर बेहद खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसीलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगले भोर एक भिखारी उनके घर का किवाड़ खटखटाकर कहता है, अरे कोई है इस घर में रहने वाला बड़ा दिल वाला? इस भूखे भिखारी को भोजन करा दो। आवाज सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। शुगना और रचना भिखारी को देख नाक भौं सिकोड़ते हुए कहती हैं, अरे ओ भूखे भिखारी, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है जो चले आए झोली फैलाए। अरे तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और फिर हमारे पास 3 जादुई लहंगे हैं। स्वर्णा, हम अपने जादुई लहंगे का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में करेंगे। तुम्हें दानी बनने का शौक है तो बनो। ये कहकर वो दोनों भीतर चली जाती हैं। बाबा जरा आप यहीं ठहरिए। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे को लेकर बाबा के पास दरवाजे पर आती है, जहाँ भिखारी कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम भोजन का प्रबंध करने भीतर गई थी। बाबा ये एक जादुई लहंगा है। मगर ये तो एकदम साधारण जान पड़ रहा है। ये मेरे जादुई लहंगे, जरा अपना करिश्मा तो दिखाना। एकाएक जादुई लहंगा निचले छोर से ऊपर तक चकाचौंध चमक की आगोश में भरकर सैकड़ों चांदी के चमकीले सिक्के बरसाने लगता है। इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए। समय गुजरता जा रहा था। जहां एक ओर जादुई लहंगे से रचना और शुगना अपना स्वार्थ साध रही थी, वहीं दूसरी ओर स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंद की मदद किया करती थी। एक सवेरे सत्यपाल और रामदीन स्वर्णा के पास आते हैं। उन्हें आता देख शुगना और रचना ताने भर स्वर से कहती हैं, अरे क्या बात है, आज ये 2 हंसों का जोड़ा इतनी सवेरे हमारे पास क्या लेने आया है? रामदीन काका, सत्यपाल चाचा, कोई खास काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। अरे बिटिया, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है कि तुम तीनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों का सम्मेलन शादी है। सारा बंदोबस्त तो हो गया है। अगर तुम लहंगे का भार उठा लेती तो भला हो जाता। आप दोनों बेफिक्र रहिए, सभी दुल्हनों के जोड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। उनके जाते ही दोनों बहनें स्वर्णा पर बरसते हुए कहती हैं, अरे तुमने क्या इन भिखारियों का बीड़ा उठा रखा है? अगर तुम्हें दयावान बनने का शौक है तो अपना जादुई लहंगा उन्हें दान में क्यों नहीं दे देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये लहंगा माँ की निशानी है, मगर मैं इसे अंत तक गरीब की मदद में भरसक इस्तेमाल करूंगी, भले ही तुम दोनों मेरा साथ दो या ना दो। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, आज मुझे तुम्हारी सख्त मदद चाहिए। मुझे चांदी के इतने सिक्के दो जिससे कि मैं उन लड़कियों की शादी का लहंगा तोहफे में उन्हें दे सकूं। स्वर्णा के स्वर खत्म होते ही उसका जादुई लहंगा एकाएक सोने, चांदी और हीरे एक साथ बरसाने लगता है। तभी उसकी बहनें रोते हुए वहां आकर कहती हैं, स्वर्णा, जाने कैसे हमारा लहंगा ओझल हो गया। हाँ, अब हम अपने शौक कैसे पूरे करेंगी? तभी एक बार फिर इंद्र की आवाज सुनाई देती है, शुगना और रचना, तुमने अपने जादुई लहंगे से सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, फिर भी तुम्हें एक मौका मिला, तुमने उसे भी गवा दिया। इसलिए अब उन 3 जादुई लहंगे की शक्तियां स्वर्णा के जादुई लहंगे में समाहित हो चुकी हैं, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की। उस पल दोनों बहनों के चेहरे पर अहंकार होने का बड़ा पछतावा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बेहतर जीवन का पासा किस पल पलटकर बदतर जीवन में बदल जाए। WWE खेलने वाली बहू। बेगमपुर गांव में सुहानी अपनी मां नीलम और पिता गौरव के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार था, लेकिन सुहानी के माता पिता को सुहानी की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि वो एक्शन वाली फिल्में ज्यादा देखा करती थी और खुद को भी एक रेसलर समझती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी के स्कूल में रेसलिंग कंपटीशन था। उसमें सुहानी ने हिस्सा लिया और घर में आकर अपनी माँ को बोलती है, माँ, आपको पता है मैंने रेसलिंग में हिस्सा लिया है। अब तुम देखना, आपकी बेटी सबका मुंह तोड़ देगी और मेडल जीत कर लाएगी। हे भगवान, ये क्या कह रही है तू? तेरे पिता को पता चलेगा तो वो तुझे स्कूल ही जाने से मना कर देंगे।
वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उसके पिता आ जाते हैं और अपनी बेटी को अपने गोद में लेकर बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुझे देखकर ही तो सुकून आता है मुझे। अच्छा पिताजी, अगर ऐसा है तो मैं जो बोलूंगी वो आप मुझे देंगे ना? हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू हमसे कुछ मांगे और हम तुझे ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर सुहानी खुश हो जाती है और अपने पिता के सामने स्कूल वाली बात बोल देती है। गौरव ने उसको किसी भी चीज से नहीं रोका था और उसका मासूम सा चेहरा देखकर उसको हाँ कर देता था। और अगले दिन सुहानी अपने स्कूल के कंपटीशन में जाती है और कंपटीशन में अव्वल आती है। शाम को सुहानी अपने घर पर बड़ी खुशी से आती है और अपने माता पिता को मेडल दिखाती है। वो मेडल देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन नीलम अचानक बोलती है, अरे गौरव जी, हम यूं इस तरह खुश तो हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी बेटी है, बेटा नहीं। हाँ मुझे पता है, पर अभी हमारी बच्ची छोटी है, इसलिए खेलने दो। बड़ी होगी तो अपने आप समझ जाएगी और हर चीज छोड़ देगी। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं। और अब ऐसे ही सुहानी रेसलिंग खेलती और हमेशा अव्वल आती। इसी तरह से 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसकी ये आदत नहीं छूटी और ये देख उसके माँ बाप बहुत ही परेशान रहने लगे। इसी तरह एक दिन गांव का एक आदमी गौरव के घर आता है और उससे बोलता है, अरे गौरव भैया, का हुई गवा, तुम इतना परेशान काहे हो? क्या बताऊं भैया, मेरी बेटी के ऊपर तो रेसलिंग का भूत सवार है। और लड़कियां हैं, उनके अलग अलग शौक होते हैं, और मेरी बेटी है कि अलग ही दुनिया में ही जी रही है। अरे भैया, हमारी मानो तो अपनी लड़की का ब्याह करा दो, क्या पता उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। इतना कहकर गांव का आदमी वहां से चला जाता है और गौरव अब अपनी बेटी सुहानी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढने लगता है। सुहानी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है और गौरव अपनी पत्नी नीलम से बोलता है, अरे नीलम, सुनती हो? जी गौरव जी, बोलिए। अरे हमारी सुहानी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है और मैंने अपनी सुहानी की शादी उससे तय कर दी है। गौरव नीलम से बात कर ही रहा होता है कि इतने में सुहानी आ जाती है और अपने माता पिता को अपनी शादी की बात करते हुए सुन लेती है और वो शादी से मना कर देती है। मम्मी पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपना करियर देखना है, प्लीज मुझे मेरा फ्यूचर बनाने दो। सुहानी, आज तक मैं तेरी हर बात मानता आया हूँ, लेकिन अब नहीं, बस बहुत हो गया। अगर तूने शादी नहीं की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। बेचारी सुहानी को अब अपने पिता की बात माननी पड़ती है और अब सुहानी की शादी राज नाम के एक बहुत ही समझदार लड़के से हो जाती है। सुहानी अपने ससुराल में अब खुशी से रहने लगी, लेकिन उसके सामने जब भी कोई एक्शन मूवी आती तो उसके अंदर का रेसलर बाहर निकल कर आने लगता और उसके हाथ अपने आप चलने लगते। और ऐसे ही एक दिन सुहानी के घर में उसका भतीजा टीवी पर रेसलिंग देख रहा था। तभी वहां सुहानी आती है और उसके साथ बैठकर बच्चों की तरह रेसलिंग देखने लगती। मारो इसको, मारो, ये, हाँ, ये। देख सुहानी की सास को बहुत गुस्सा आता है और उसको गुस्से से बोलती है, बहू, तू पागल हो गई है, बच्चों की तरह चिल्लाकर टीवी देख रही है। अरे तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है क्या कि अगर आस पड़ोस में किसी ने ये शोर सुन लिया तो क्या कहेंगे? अरे तुझे सब पागल कहेंगे। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दी। बेचारी सुहानी अपनी सास को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। सुहानी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राज आता है। तब सुहानी को रोता हुआ देख वो उससे पूछता है, अरे बेबी, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी उसको सारी बात बताती है और बोलती है, राज जी, मेरा सपना था रेसलिंग का, मैंने काफी मेडल्स भी जीते हैं, लेकिन मैं लड़की हूँ। मेरी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत घट जाएगी, ये सोचकर मेरे माता पिता ने मेरी शादी करवा दी और मेरा सपना अधूरा रह गया। उसकी ये बात सुनकर राज बोलता है, अरे इसमें इज्जत घटने वाली क्या बात है? तुम्हारे अंदर टैलेंट है और इस टैलेंट को दुनिया के सामने मैं लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। क्या सच में राज जी? इतना कहकर अगली सुबह राज अपने घर में सुहानी के लिए बात करता है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते। लेकिन फिर भी राज हार नहीं मानता और अपनी पत्नी को घर से दूर शहर में लेकर चला जाता है। वहीं सुहानी पूरी तरह से मेहनत करती है
और आगे का कोर्स लगन से करती है। ऐसे अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नेशनल रेसलिंग कंपटीशन में सुहानी हिस्सा लेती है। आखिरकार सुहानी जीत जाती है और उसको 4 लाख रुपए और गोल्ड मेडल भी मिलता है। उसकी ये तरक्की देख अब राज बहुत खुश होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी सुहानी स्टेज से आती है और अपने पति के गले लग जाती है। तब उसका पति राज उससे बोलता है, सुहानी, तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं तुम जैसी पत्नी पाकर बहुत बहुत खुश हूँ। सुहानी राज के आंसू पोंछकर बोलती है, राज जी, आज मैं अगर इतनी आगे बढ़ पाई हूँ या मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। थैंक यू सो मच। और अब राज उसको शहर से वापस घर लेकर आता है और उसके स्वागत के लिए वो सब होते हैं। सुहानी के माता पिता, सास ससुर और वो हर इंसान उससे माफी मांगता है जिसने उसको रेसलिंग काबिल नहीं समझा और लड़की कहकर उसकी शादी करवा दी। मुझे माफ कर दो बेटा, हम तुझे समझ नहीं पाए। हाँ बेटा, माफ कर दे हम लोगों को। अरे बहू, तू अपनी सास को माफ नहीं करेगी? मैंने तुझे कितना कुछ बोला था। उनको यूं ही इस तरह माफी मांगते हुए देख सुहानी उनसे बोलती है, अरे आप सब मुझसे माफी मत मांगिए। आप लोगों ने वो किया जो आपको सही लगा, लेकिन मेरे पति राज ने वो किया जो इन्हें सही लगा। अब आप सब मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। वहीं उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर सुहानी सबको माफ कर देती है और अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहने लगती है। ट्रेन पर सिर कटी चुड़ैल का साया। निजामी स्टेशन पर ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन में काफी हलचल होने लगती है। तूफान आता है, लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? भला एक ट्रेन में तूफान कैसा? और कोई तो बताओ ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। डरो मत, तुम सब तो मेरे प्यारे दोस्त हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये चुड़ैल जैसी हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, तुम सब मुझे इतना ढूंढ रहे हो तो मैं यहीं आ जाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अब उनके सामने आती है, लेकिन एक भयानक रूप में, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वो चुड़ैल एक सिर कटी चुड़ैल थी जो अपने हाथ में कटे सिर को लेकर आ रही थी। चुड़ैल को देखकर सब अपनी सीट पर सिमट जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपने ही मुझे बुलाया था ना? तो देखिए मेरा असली चेहरा, मैं कैसी लग रही हूँ। डरावनी। हाँ, पता है मुझे, मैं थोड़ी डरावनी लग रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा एक्सीडेंट होने से मुंडी मुझसे अलग हो गई। ऐसे में अपने से दूर कैसे मैं इसको होने देती, इसीलिए अपने साथ ही रखती हूँ। #न्यू फैशन समझ सकते हैं आप। अरे मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा था, पर तुमने अपना जो इंट्रो दिया है ना, उस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। इसी बात पर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाय, माय नेम इज विराट। ओह विराट। जैसे ही विराट उसे अपना नाम बताकर हाथ आगे बढ़ाता है, तभी चुड़ैल उसके हाथ को काट लेती है और वो बहुत चिल्लाता है। लोग खौफ में आ जाते हैं। अरे अरे मर गया, मैं तो मर गया, काट डाला चुड़ैल ने मेरे हाथ को। और करेगा मुझसे दोस्ती? ला, अपना दूसरा हाथ भी दे दे। ये सिर कटी चुड़ैल तुझे हाथ कटा आदमी बना देगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो लड़का दूसरे डिब्बे की ओर भाग जाता है। वहीं चुड़ैल कहती है, किसी और को करनी है मुझसे दोस्ती? अरे नहीं, हमें बख्श दो, हमें कुछ मत करना। सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और चुड़ैल हाथ में कटा सिर लेकर लोगों की सीट पर घूमने लगती है। जैसे ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, चुड़ैल वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है। दूसरे ट्रेन के लोगों को परेशान करने लगती है। उस ट्रेन के लोग भी सिर कटी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। वहां बैठा निखिल
चुड़ैल की हर हरकत को भांपता है और उस पर बेखौफ नजर रखता है। क्यों रे चिकने, बहुत देर से देख रही हूँ, इन मोटी मोटी नजरों से क्या देख रहा है? वो मुझे डर लग रहा है, तू डर के मारे ही देख रहा था। अच्छा, ये लोग तो मुझे डर कर ऐसे नहीं देख रहे हैं। तुमने क्यों लोगों को इतना डराया हुआ है? आखिर इस ट्रेन पर तुम इतना हाहाकार क्यों कर रही हो? और तुम्हारा सिर ये कैसे कटा? ये सब बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती हूँ। अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें भी मैं सिर कटा बना दूंगी। चुड़ैल इतना कहती है कि एक औरत ट्रेन के पंखे को उखाड़कर चुड़ैल पर फेंकती है। तभी चुड़ैल झटके के साथ पलटती है और उसकी मुंडी बोलने लगती है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे चुड़ैल जी प्लीज उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। नहीं नहीं नहीं, इसने मुझे बेवकूफ समझा, पर ये बेवकूफ ये नहीं जानती कि मैं सिर कटी चुड़ैल हूँ और मुझे टुच्ची मुच्ची चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। ये कहते ही चुड़ैल उस औरत को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देती है और खुद भी चली जाती है। वहीं निखिल उसे ढूंढता रहता है। अरे अचानक से कहाँ चली गई? चुड़ैल भी इस ट्रेन से वापस उसी स्टेशन की किसी और ट्रेन में चढ़ जाती है और लोगों को परेशान करती है। तभी भागती हुई ट्रेन में एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है और कहता है, शुक्र है हम लोग इस ट्रेन में जल्दी चढ़ गए, वरना वो लोग तो हम दोनों को जिंदा मार डालते और हमेशा के लिए अलग कर देते। नहीं मोहित, ये लोग मुझे मार देते, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास ही रहती। तभी चुड़ैल उन लोगों के पास आती है। दोनों चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल चुड़ैल प्लीज हमें कुछ मत करना, बड़ी मुश्किल से तो अभी हमने अपनी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही, बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए गांव से भाग गए, लेकिन गांव वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अंदर जाकर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी चुड़ैल हैं। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए आप हमारा दर्द समझ रही हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। जहां एक तरफ चुड़ैल उन्हें अपनी कहानी बताती है, वहीं दूसरी ओर निखिल, जो उस ट्रेन में चुड़ैल को बहुत घूर रहा था, उसे आते जाते 2-3 बार चुड़ैल वहीं स्टेशन पर दिखती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। इस बात से परेशान होकर वो स्टेशन पर काफी पूछताछ करता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के गांव में पहुंचकर भीमचंद के घर पहुंचता है। पहुंच गया। अब बस भीमचंद बाबा ही बता सकते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। बाबा, भीमचंद बाबा, आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, बोलो, क्या काम है? बाबा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। दरअसल मैं एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की जो निजामी स्टेशन की ट्रेनों में ही अक्सर दिखती है, और वो एक सिर कटी चुड़ैल है। मुझे पूछताछ करने पर पता चला कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं इस बारे में, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? क्या करोगे? बाबा, वो चुड़ैल ज्यादा लोगों को परेशान तो नहीं करती? कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी दहशत से डरा कर रखती है, और उसकी आत्मा भी तो भटक रही है ना। तो जरूरी तो यही है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और हम सब लोग भी चैन से सफर कर सके बिना किसी खौफ के। ठीक है, मैं बताता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। वैशाली रघुवीर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो भी इसी गांव में रहता था, लेकिन जब गांव वालों ने उसके माँ बाप को बता दिया तो बात हर जगह फैल गई। तो उसके माँ बाप ने जबरन उसकी शादी किसी और से करानी चाहिए, लेकिन अंतिम क्षण वैशाली रघुवीर के साथ भागकर उसी स्टेशन पर जा पहुंची। दोनों पटरी को पार कर रहे थे। इतने में वैशाली ट्रेन को देखकर रघुवीर को बचा लेती है, पर खुद मर जाती है, जिसमें उसका सिर कट जाता है। और फिर तुम जानते ही हो। यानी अगर एक बार रघुवीर वैशाली की आत्मा को समझाए, तब शायद वो ये संसार छोड़कर मुक्त हो सकती है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा।
निखिल उस बाबा से पूछकर रघुवीर के घर तक पहुंच जाता है और रघुवीर को सब कुछ बताकर वो उसी स्टेशन पर ले आता है जहां चुड़ैल उन प्रेमी जोड़े की शादी करा कर आती है। रघुवीर जैसे ही वैशाली को पुकारता है तो चुड़ैल कहती है, रघुवीर, मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैं यही हूँ, मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। तुम रघुवीर यहाँ कैसे? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। वैशाली, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अब ये संसार को छोड़कर तुम मुक्त हो जाओ। मैं नहीं चाहता इस संसार में तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। लोगों को और डराकर परेशान मत करो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें भी मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए अभी तक शादी नहीं कर पाए। अब तुम्हें शादी करनी होगी। वैशाली, ये तुम वादा करो। ठीक है, कर लूंगा। इसी के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तब से फिर कभी सिर कटी चुड़ैल लोगों को नहीं दिखाई देती। 5 फौजी बहू। ब्रिजपुर गांव में कलावती अपनी 5 बहुओं सुहानी, रोशनी, अंकिता, सोनी, भारती के संग एक ही घर आंगन में रहा करती थी। उन 5 का हमेशा से 15 अगस्त के प्रति बेहद प्यार भरा रुझान रहा था। सुहानी घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है। आज तो 1 अगस्त है। अरे देखो, हम 5 बहुओं का पसंदीदा त्योहार 15 अगस्त बेहद ही पास है। वो 5 बातें कर ही रही थी कि टीवी पर देशभक्ति गीत शुरू हो जाता है। ये देख अंकिता फौजियों के जैसे ऊंची आवाज में कहती है, सोल्जर्स सावधान। तभी वहाँ कलावती आ जाती है और अपनी 5 बहुओं को ऐसे देख कहती है, अरे सवेरे सवेरे तुम 5 सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ी हो? कलावती के सवाल का 5 में से कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख वो कहती है, अरे तुम 5 की एक संग सांप सूंघ गया है क्या? ये क्या सिपाही के जैसे सलाम ठोक रही हो? सासू माँ, टीवी पर राष्ट्रीय गान चल रहा है, इसलिए हम बहु सावधान मुद्रा में खड़ी होकर भारत की आन बान शान बढ़ा रही थी। रोशनी की व्यंग बात सुनकर कलावती फीका सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक सांझ 5 बहुएं बैठी हुई आपस में बात कर रही थीं। 15 अगस्त का पड़ाव एकदम पास आ गया है, मगर हमारे पतियों ने अब तक पतंग भी नहीं खरीदी। सभी के घर में 1 अगस्त से ही देशभक्ति के गीत गूंज उठे हैं, मगर हमारे घर पर पता ही नहीं चल रहा कि 15 अगस्त आने को है। हाँ, पिछले 5 साल से हम इस घर की बहू हैं, मगर अभी भी हम इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि सासू माँ 15 अगस्त को पसंद क्यों नहीं करती। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों न हम सासू माँ के लिए 15 अगस्त से पहले कुछ खास करें। क्या पता उन्हें भी 15 अगस्त के प्रति प्यार हो जाए। अगली सुबह 5 बहू फौजियों का पहरावा पहने कतार में कलावती की ओर बढ़ते हुए नारेबाजी लगाती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हमारा भारत महान रहे, ओ जी इसकी शान रहे। 5 बहू को फौजी के पोशाक में पहना देख कलावती के तलवों का गुस्सा जैसे सिर चढ़ जाता है और वो कहती है, अरे बंद करो ये नारेबाजी। ये तुम लुगाइयों ने कैसा लिबास पहना है? सासू माँ, हमें तो लगा था कि आपको ये पसंद आएगा। खबरदार जो फिर कभी ये दोहराया तो। फौजी बनना कोई अटखेल नहीं है। पहली बात ये, तुम 5 का ससुराल है, सरहद की सीमा नहीं। दूसरी बात, तुम जननी हो, देश का जवान बनने की कोशिश ना करो। ये सब कहते हुए कलावती की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी भारती कहती है, आखिर माँ जी का 15 अगस्त के प्रति इस बेरुखी का कारण क्या है? आज आप 5 को बताना ही होगा। कहो अमर, आखिर क्यों 15 अगस्त आते आते माँ जी का खुशनुमा चेहरा पीला पड़ जाता है? दरअसल हमारे पिताजी फौज के जनरल थे। उन्होंने एक फौजी के फर्ज को बखूबी पूरा किया। जब तक पिताजी सरहद की सीमा पर सैनिक की तरह जंग लड़ते थे, पूरा गांव उनकी सराहना करते नहीं थकता था। फिर पिताजी एक जंग को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तब से माँ को ऐसा लगता है कि सभी ने पिताजी को भुला दिया है, जो कि सही मायने में सच है। वो दिन भी 15 अगस्त का था जब पिताजी शहीद हुए थे, बस इसलिए। ये सुनकर 5 बहुओं की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आपस में बात करती हुई कहती हैं, क्यों ना हम 5 मिलकर इस 15 अगस्त पर पिताजी के प्रति कुछ कार्यक्रम आयोजित करें। हाँ, इससे माँ जी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो फिर तय रहा, इस 15 अगस्त पर हम 5 पिताजी को एक बार फिर इस गांव में पहचान कराएंगे। गुजरते पल के साथ 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है।
पांचों गांव के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित करती हैं। मंच पर खड़ी भारती सभी का स्वागत करते हुए कहती है, इस 15 अगस्त के सुहाने अवसर पर हम पांचों बहू साथ मिलकर आप सभी जन का अभिनंदन करती हैं। आज का ये कार्यक्रम किसी खास शख्स की स्मृति से जुड़ा हुआ है। कलावती एकटक अपनी बहुओं को निहार रही थी। रोशनी के गीत गुनगुनाते ही कलावती की आंखों में आंसू भर आते हैं। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। ये देशभक्ति गीत तो इनका पसंदीदा हुआ करता था। कलावती सोच ही रही थी कि स्टेज से उसका आमंत्रण आता है। मैं चाहूंगी कि फौजी शेरशाह बहादुर सिंह की धर्मपत्नी कलावती जी यानी कि हम 5 बहू की सास स्टेज पर आकर ये पर्दा हटाएं। कलावती जैसे ही पर्दे की डोर को खींचती है, उसके पति का बड़ा सा फौजी के अवतार में स्मारक स्थापित देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। सारा गांव सलामी देता है, जिसके बाद पांचों बहुएं एक साथ कहती हैं, 15 अगस्त मुबारक हो सासू माँ। बहू अपनी सास को माफ कर दे। मुझे लगा था कि सभी इनकी शहादत को भूल चुके हैं, मगर आज तुमने मेरे फौजी पति का स्मारक बनाकर अपनी सास का मान बढ़ा दिया है। इसके पश्चात कलावती अपनी पांचों बहू के साथ 15 अगस्त का झंडा फहराती हैं। फिर सभी राष्ट्रीय गान गाते हैं। तभी एक पोस्टमैन 15 अगस्त के अवसर पर पांचों को एक एक संदेश देता है। पांचों फौरन उस चिट्ठी को पढ़ती हैं। अरे क्या हुआ, तुम पांचों ने एक साथ चुप्पी क्यों साध ली? फिर पांचों एक साथ मिलकर खुशी से बोलती हैं, माँ जी हम पांचों फौजी बन गई। ये सुनकर कलावती का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो कहती हैं, इतनी अहम बात जो तुम पांचों से पता चलनी चाहिए थी, वो मुझे इस संदेश से पता चल रही है कि तुम पांचों सरहद पर जाने की तैयारी कर रही हो। माँ जी हम पांचों बहू के फर्ज के साथ फौज की तैयारी भी कर रही थी, जिसकी खबर हमारे पतियों को भी पता नहीं थी। माँ जी हम पांचों बहुएं फौजी बनकर अपने स्वर्गीय ससुर जी के जैसे सरहद पर फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। इस पर गांव के मुखिया मुकुल सिंह कहता है, अरे सोच का रही हो भौजाई, फौजी बनकर देश की सेवा सबन के भाग्य में नहीं होवत है, जाए ते बहुरिया के। मगर अरे अगर मगर छोड़ो कलावती बहन। माँ जी हम जानती हैं कि आपको ये डर सता रहा है कि हम औरत हैं। मगर माँ जी देखना, जिस पल आपकी आंखें अपनी 5 बहू को फौजी बना देखेंगी, उस पल आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। माँ जी आप एक फौजी की बीवी हैं, ये खौफ की चादर आपके चेहरे पर नहीं जचती, उतार फेंकिए उसे। माँ जी एक जननी ही देश के जवान को जन्म देती है, तो वो जननी क्यों फौजी बनकर सरहद की सीमा नहीं नाप सकती? अगले दिन पांचों बहुएं फौजी का पहनावा पहनकर तैयार होती हैं। पूरा गांव मिलकर उन्हें स्टेशन छोड़ने आता है। जाओ बहू, फौजी बनकर अपने देश गांव का जमीन का मान बढ़ा देना। हाँ बहू, देखना जंग में जीत का बिगुल तुम पांचों ही बजाओगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन पटरी पर दस्तक देती है और कलावती हंसी खुशी अपनी पांचों फौजी बहू से कहती है, जाओ मेरी पांचों फौजी बहू और अपना फर्ज अदा करो, जीत तुम्हारी ही होगी, ये तुम्हारी सास का आशीर्वाद है। सरहद में शामिल होने के बाद से पांचों फौजी बहू कई बड़ी जंग पर जीत हासिल करती हैं, जिसके बाद वो छुट्टियों में घर लौटती हैं। पूरा स्टेशन फूल और शहनाइयों के संग उनका स्वागत करता है। स्वागत है मेरी पांचों फौजी बहू, मैं जानती थी तुम पांचों फौजी फतेह हासिल करके ही लौटोगी। माँ जी पूरे महीने भर की लंबी छुट्टी मिली है। इन दिनों आपकी पांचों फौजी बहू सरहद की सीमा को भूलकर सिर्फ बहू बनकर ससुराल और अपनी सास की सेवा सहाय करना चाहती हैं। पांचों बहू सरहद से मिली छुट्टी में अपनी सास के संग पारिवारिक जीवन जीती हैं और सरहद से संदेश आने पर वो पांचों एक बार फिर फौजी बनकर अपना फर्ज अदा करने चली जाती हैं। चलते हैं माँ जी, आपकी फौजी बहू को उसका फर्ज पुकार रहा है। जाओ और घुसपैठियों के छक्के छुड़ाकर उन्हें भारत देश की जननी की ताकत का एहसास दिलाकर लौटना। इसी के साथ 5 फौजी बहू की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। शाम के 6 बजे थे। साफ मौसम था। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे।
तीन भैंसें मजे से चारा चर रही थी कि अचानक तेज आंधी चलने लगती है। बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं। मौसम के रुख बदलने से सब अपने घर में घुस जाते हैं। वहीं बंधी हुई तीनों भैंस हाहाकार मचाने लगती हैं। तभी भैंस के आगे चुड़ैल आ जाती है और हंसकर कहती है, आ गई आखिर मैं भैंसों को चुराने, आ गई। आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी और फिर इनका मीठा मीठा दूध पीऊंगी। भैंस अभी उस चुड़ैल को देखकर जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और उससे भागने की कोशिश कर रही थी। इतने में उस भैंस की मालकिन ममता आ जाती है और कहती है, अरे अरे, ये मेरी भैंसिया इतना मिचमिचा क्यों रही है? शांत हो जा, शांत। वो इसलिए मिचमिचा रही है क्योंकि उन्होंने चुड़ैल को देख लिया है। चुड़ैल? अरे अब समझ आया, मेरी भैंसिया क्यों मिचमिचा रही थी। बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से। अब तो भी मिचमिचाई ना मोटी, मुझे देखकर तेरी तो हो गई ना ऐसी तैसी। तू भी तो मोटी है, मोटी चुड़ैल भैंस कहीं की। क्या बोला तूने मुझे? तेरी तो। ऐसा बोलकर वो मोटी ममता भाग जाती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी मोटी कहीं की। पहले मैं अपनी भैंसों को ले जाऊं यहाँ से। इतना कहते ही चुड़ैल उसकी तीनों भैंसों को चुराकर ले जाती है। कुछ देर बाद एकाएक करके सारी भैंसों का दूध निकालकर पीने लगती है। दूध पीकर वो मोटी हो जाती है और डकार मारकर कहती है, अब आया ना मेरे दिल को चैन। वाह, कितना मजेदार भैंसिया का दूध था। कुछ दिनों तक चुड़ैल उन भैंसों को चारा खिलाती है, नहलाती धुलाती, उनका अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम थक कर वो कहती है, हाय राम, मैं तो थक गई रे भैंसों को ढूंढते ढूंढते। आज तो मुझे ज्यादा दूध चाहिए। मैं बेचारी शाकाहारी चुड़ैल किस इंसान को मारकर खाऊंगी? या उसका खून पीऊंगी या उसे नोचूंगी? मुझसे ये सब नहीं होता। मैं तो बस मेरी भैंसियाओं को चुराऊंगी और उनका दूध पीऊंगी। ये बोलकर वो भैंस का दूध पीने के लिए जैसे ही झुककर उसे पकड़ती है, तभी उसे वो भैंस एक लात मार देती है, जिस वजह से वो कहती है, अरे राम रे, इस भैंसिया की इतनी हिम्मत! इसने मुझे दूध पीने से रोका, अब तो पीकर ही रहूंगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उस भैंस को पकड़ने भागती है। तभी वो भैंस भी चालाकी दिखाते हुए भाग जाती है। भैंस काफी आगे तक चली जाती है। दोनों भैंसें भी गायब हो जाती हैं। चुड़ैल गांव में और भैंसों को चुराने के लिए निकल जाती है। एक तबेले में 4 भैंसें चर रही थीं। चुड़ैल उसे भी रातों रात चोरी करके ले आती है। तभी उन भैंसों का मालिक भैंसों को तबेले में न देखकर सिर पीटते हुए कहता है, अरे राम राम, अरे बर्बाद हो गया मैं। कहाँ चली गई मेरी चारों के चारों भैंसें? किसने मेरी भैंसों को चुरा लिया? इस तरह चुड़ैल लोगों की भैंसों की चोरी करके उन्हें इकट्ठा करके उनका दूध पिया करती थी। वहीं गांव में उन भैंसों का मालिक चिल्ला चिल्ला कर अपनी भैंसों का रोना गाता है, अरे कोई तो लाओ मेरी भैंसों को वापस। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। अब मैं कैसे दूध निकाल कर बेचूंगा रे? अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों इतना चीख रहे हो? कहाँ चली गई तुम्हारी भैंस? अरे क्या बताऊं लाजवंती, अरे रातों रात भैंसें चोरी हो गई, पता नहीं कौन ले गया। क्या तुम्हारी भी भैंसें चोरी हो गई हैं? कल शाम को मेरी पड़ोसन की भैंस भी चोरी हो गई। आखिर ये सब कर कौन रहा है? मुझे अपनी सारी भैंसें चाहिए, इसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। 2 दिन बाद चुड़ैल गांव में आती है और फिर किसी की भैंस को खोटे से खोलकर ले जा रही थी कि भैंस उस पिशाचिनी को देखकर शोर मचाने लगती है। तभी चुड़ैल उस भैंस का कान पकड़कर कहती है, चल आजा, तू भी चल ले। तेरे सारे दोस्त वही है। वो तो अब मुझे दूध देने में नखरे करती है। सोचा क्यों ना एक और भैंस को ले आऊंगी तो तू मुझे खुश रखेगी ना। वो चुड़ैल जैसे ही उस भैंस को ले जाने वाली थी, उस भैंस की मालकिन रमा आकर शोर मचा देती है, जिससे गांव वाले आसपास इकट्ठा होकर कहते हैं, अरे क्या हुआ रमा, चिल्ला क्यों रही हो? सोना चांदी चोरी हो गई क्या तुम्हारी? अरे सोना चांदी छोड़ो, वो देखो चुड़ैल मेरी भी भैंस को ले आई है। इस
इसका मतलब गांव में अब तक सारी भैंस यही चुरा रही है। अरे ये तो चुड़ैल है, पकड़ लो इसे, जल्दी से पकड़ो। अरे जल्दी से कोई गंगा जल लेकर आओ। ये बोलकर चुड़ैल कुछ लोगों को मारने लगती है, लेकिन तभी कोई गंगा जल लाकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और गांव वाले उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। होश में आने के बाद चुड़ैल बौखला जाती है। खोलो मुझे, मैंने बोला खोलो, वरना एक एक को मार डालूंगी। मुझे मेरी भैंस के पास जाने दे, मेरी भूख का टाइम हो गया है। अरे ज्यादा चिल्ला मत भैंस चुराने वाली चुड़ैल। ये बता, उन लोगों की भैंस चुराकर उनसे उनकी दैनिक आमदनी क्यों छीनी तूने? जानती है ना, ये सब अपने भैंस का दूध बेचकर ही अपना जीवन चलाते हैं। बता तूने क्यों किया ये सब, वरना हम तेरे ऊपर गंगा जल डाल देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरे घर में 3-4 भैंसें थी। मैं बहुत प्यार करती थी उनसे, उनको नहलाना धुलाना, टाइम पर चारा देना, उनके साथ खेलना, बातें करना, सब अच्छा लगता था मुझे। एक दिन मेरी भैंसों की खूंटे से गांठ खुल गई, न जाने कैसे, और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं इधर उधर भागने लगी अपनी भैंस को ढूंढने के लिए। तभी एक पड़ोसन बोली, अरे निर्मला, तू इतनी मोटी हो गई है, इन भैंसों का दूध पी भी कर, अब कैसे भागेगी? ऐसा कर, एक रिक्शा कर ले। तू ज्यादा मत बोल पार्वती, मैं जानती हूँ तू मुझसे और मेरी भैंसों से जलती है। अरे भैया, तुझ जैसी भैंस पालने वाली आज तक मैंने नहीं देखी। अरे लोग भैंस का दूध बेचते हैं, लेकिन तू तो 4-4 भैंस का ताजा दूध निकालकर अकेली धकोस कर पी जाती है, तभी खुद भी भैंस जैसी हो गई है। हाँ, तो तेरे बाप का क्या जाता है? तेरी भैंस का दूध तो नहीं पी रही ना? निर्मला अपनी पड़ोसन को सुनाकर अपनी भैंस को ढूंढने चली जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन वो फिर भी ढूंढना नहीं छोड़ती। तभी आगे जाकर उसे अपनी एक भैंस दिखाई देती है। वो उसके पास जा रही थी कि आसमान से जोर से बिजली कड़कती है। आंधी की वजह से खंभा गिर जाता है, जिससे सड़क पर इकट्ठे पानी में करंट आने लगता है। अपनी भैंस के पास जाते ही करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैंने भैंसों को चुराना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खाने से ज्यादा भैंसों का दूध पीकर जीती थी। मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने भैंसों की चोरी की, जिसे पीकर मुझे बहुत मजा आता था। देखो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते, चुपचाप हमारी भैंसें लौटा दो। नहीं, मैं अपनी भैंसें किसी को नहीं दूंगी, वो मेरी है। लगता है गांव वालों ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाओ। कुछ देर में तांत्रिक बाबा आते हैं और विधि करके ध्यान लगाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं भट्ट स्वाहा, चुड़ैल मृत्युम बंधक मृतम, आलतू जलालतू, सारी भैंस कहाँ है बता तू। तांत्रिक इतना कहते ही ध्यान लगाता है तो उसे भैंसों का पता चल जाता है, जिसके बाद वह खूब मंत्रोच्चारण करके चुड़ैल पर भस्म डालता है। फिर उसे एक बोतल में बंद कर देता है और कहता है, आपकी सारी भैंसें पहाड़ के पीछे वाले तबेले में हैं। आप सब जाकर अपनी भैंसें वहां से ले आइए और मैं इस चुड़ैल को ठिकाने लगा देता हूँ।